इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। इसीलिए तो हमने सीजियम बोला था कि सीजियम से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली निकल जाता है, इसलिए वहाँ पर हमने क्या यूज़ करना था? सीजियम। आई बात समझ में? आ गई समझ में सबको? चलो ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज थी। अब हम बात कर रहे हैं होमवर्क की। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, पीरियडिसिटी का मतलब क्या है? पीरियडिक फंक्शन। अच्छा, पीरियडिक फंक्शन क्या होता है कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? रिपीट होती है। सही बात है क्या? यही पढ़ा था। अच्छा, अब ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बॉन्डिंग बिहेवियर। बॉन्डिंग बिहेवियर मतलब बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, तो वो एक पीरियडिक फंक्शन है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो सल्फर भी 2 बनाता है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वाले ग्रुप में ही है सल्फर, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? सेम है। समझ में आई क्या? तो बॉन्डिंग बिहेवियर मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट। सिंपल सी बात है, अगर ग्रुप की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप की। तो ग्रुप में अगर 2 एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, एक ग्रुप में अगर 2 एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसका मतलब वो पीरियडिक फंक्शन को फॉलो कर रहे हैं। सही बात है क्या? है कि नहीं? अगर सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं तो वो पीरियडिक फंक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखना बॉन्डिंग जो है वो तो डिपेंड करती है। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया था। तो उसका भी एक जनरल ट्रेंड होता है। वो ट्रेंड जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी वाला ही है। क्या? कि जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो डिक्रीज होती है। तो अगर ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है इसका मतलब पीरियडिक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो भी है कि नहीं? अरे जैसे मान लो ये ली ना की रब से फरियाद, मैं बोल रही हूँ कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो साथ में सोडियम की भी कम है, पोटेशियम की भी कम है। समझ में आई क्या? एक जनरल बात तो फॉलो कर रहे हैं ना ये लोग। ठीक है, और फोर्थ क्या है? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो का कोई लेना ना देना, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, कैसे? न्यूट्रॉन जो है मान लो ऑक्सीजन फॉलो करेगा क्या, देख लेते हैं। चलो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, नहीं अपन इसका ही देखते हैं, रुको ऑक्सीजन को छोड़, अरे नहीं, इसका, इनका देखते हैं, लिथियम का देखते हैं। अच्छा, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। अच्छा, एटॉमिक नंबर 3 है मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? और इसका जो मास होता है वो होता है 7। कितना होता है? 7। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 11। अच्छा, न्यूट्रॉन कितने होंगे? मास कितना होता है? 23। तो कितना हुआ? तो लिथियम के केस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो आया 4/3, दैट इज इक्वल्स टू 1.33। और सोडियम के केस में क्या आया? 12/11, दैट इज 1.09, ऐसा कुछ। ठीक है क्या? तो क्या ये सेम है? नहीं है, तो डिफरेंट है। तो इसका मतलब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनका रेशियो जो है वो पीरियडिक फंक्शन नहीं है। सिमिलर होना चाहिए कुछ, तो सिमिलर नहीं है। सीधी सी बात है, पीरियडिक टेबल में हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन से मतलब है, एटॉमिक नंबर से या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। न्यूट्रॉन का तो कोई रोल है ही नहीं। जहाँ न्यूट्रॉन आ गया वहाँ वैसे ही आंसर यही था। क्लियर? और बताओ, 17 दिया था क्या? हो गया? नहीं हुआ? 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज, मतलब जब Na से हमें क्या बनाना है? आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमें इतना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, कितना? 5.1 eV। सही बात है क्या? देखो, जब एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं जूल की टर्म में तो उसको बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जब पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल। और न्यूमेरिकली आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है। समझ गए क्या? क्या होती है? बराबर।
ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि इस केस में मुझे आयनाइजेशन एनर्जी बता दो कितनी होगी, तो वो भी 5.1 ईवी होगी। और ईवी को जूल में कन्वर्ट करना आता है क्या? नो मैम। अरे यार तुम बीच बीच में, हाँ बताओ क्या होता है? 1 ईवी इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहे हो नीरज? -19 जूल, यही था क्या? 1 ईवी इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये कन्वर्जन है सिंपल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। तो ये अब यार थोड़ा तो मतलब कभी ना कभी बीच बीच में ऐसी चीज़ें आएगी जो तुमने नहीं पढ़ी हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ विल बी। अब हमने कल ये बोला था, अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखना, एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? कंजर्व्ड होती है। क्या होती है? कंजर्व्ड। मतलब अगर मुझे सोडियम से Na+ बनाना है तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। तो अगर मैं Na+ से सोडियम बनाऊंगी तो मुझे इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। अरे आयनाइजेशन एनर्जी क्या था? एंडोथर्मिक था ना, मतलब हमने एनर्जी दी, कितनी दी? इतनी। अब अगर मैं इसको रिवर्स करा दूं तो ये Na+ में इलेक्ट्रॉन ऐड किया क्या हमने? रिवर्स प्रोसेस कौन सा हुआ कि Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन से मिला क्या? सोडियम। मतलब Na+ का एक एटम था, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो वही तो होगी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है तो दोनों प्रोसेस में बस किसका डिफरेंस आएगा? साइन का। ठीक है, तो बात ये मैं लिखाऊंगी आज, है ना वैसे भी। तो क्या बोला है? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी हो जाएगी? -5.1 ईवी। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों ऑपोजिट प्रोसेस है। एनर्जी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, बस साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जल्दी बोलो। 18 हो गया, 19 मुझे याद भी नहीं क्या क्या दिया था। 20 कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे बताना। 23, अच्छा 19 नहीं हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग, पकड़ना बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज associated with biggest jump between second and third ionization energy। ध्यान देना, आयनाइजेशन एनर्जी के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या करना है, इन्होंने ये बोला है, देखना दिमाग लगाना थोड़ा सा, कि कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए, बोलना जरा, 1s2 2s2 2p3, जल्दी बोलो। 2p3 3s1, हाँ हाँ 2s2 2p1। ठीक है, अच्छा 4 अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिए। ठीक है, और अब अपने को क्या बोला है कि अपने को ये बताना है कि सेकंड और थर्ड के बीच में डिफरेंस कहाँ आएगा सबसे ज़्यादा, यही पूछा है ना। वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द बिगेस्ट जंप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है इनमें से जहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी 3 जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है किससे? आयनाइजेशन एनर्जी 2 से। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी 1 का मतलब क्या होगा? जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितना? एक। आयनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब क्या होगा? जब हम 2 निकाल लेंगे। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी 3 का मतलब क्या होगा? जब हम 3 निकालेंगे। डिफरेंस कहाँ पे पूछा है? 3 और 2 के बीच में। मतलब जैसे ही हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके बाद हमारा एटम स्टेबल बन रहा होगा, तभी अगर हमें जो तीसरा निकालना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। समझे क्या बात को? सेकंड और थर्ड के बीच में ज़्यादा डिफरेंस कब आएगा? जब फर्स्ट तो इजीली निकल रहा है, सेकंड भी आसानी से निकल रहा है, पर सेकंड और थर्ड के बीच में डिफरेंस आ रहा है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिए, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तभी दोनों में डिफरेंस ज़्यादा आएगा। और अगर मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसका मतलब क्या है कि मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है वो स्टेबल होगा। स्टेबल होगा, ऑक्टेट पूरा हो रहा होगा, तो फिर तीसरा निकलेगा ही नहीं, अपने को पता है मुश्किल होगी। ठीक है, समझ गए क्या? तो अपने को ये देखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल कौन सा बन रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p
1। सही बात है क्या? आउटर मोस्ट से 3 थे, अभी 2 निकाल लिए तो 1 ही बच गया। ठीक है, तो ये तो यार स्टेबल नहीं है ना। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर देखना 1s2 2s2 2p6। अब ध्यान से देखना इसको, इस वाले को ध्यान से देखना। जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या बन गया? 1s2 2s2 2p6। सही बात है क्या? जैसे ही एक निकाला, यहाँ पर सेकंड शेल में ऑक्टेट पूरा हो गया क्या? इसका मतलब यहाँ पर इस एलिमेंट में जो डिफरेंस आएगा वो आयनाइजेशन एनर्जी 1 जो है और आयनाइजेशन एनर्जी 2 में। एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तब क्या बन गया था? 2p6। अब मुझे अगर एक और निकालना है, मुझे दिख रहा है कि ये ऑक्टेट पूरा हो गया, तो अगर मुझे यहाँ से 2p6 से 2p5 जाना है, पहली बात तो वैसे ही ये फुलफिल्ड है, और फिर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सी? 6 2 8 2 10 कौन सी होती है? नियॉन। तो यार नोबल गैस से निकालना तो भारी काम है ना, है कि नहीं? तो इसका मतलब अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे तो पीछे पड़ जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस किस में आएगा? 2 और 1 में। तो आंसर ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपने को पूछा किसमें? 2 और 3 में। क्लियर है? अगर पूछा होता फर्स्ट और सेकेंड में कहाँ ज़्यादा डिफरेंस है, तो डेफिनेटली आंसर ये होता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमारा कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। क्लियर यहाँ तक? चलो अगला देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो क्या बनेगा? बन गया क्या? तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएंगे, तीसरे में जान निकल जाएगी किसकी? अपनी, इलेक्ट्रॉन निकालने में। ठीक है क्या? तो यही तो पूछा कि 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ आसानी से निकल रहे हैं, ये 2 तो आसानी से निकल गए, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब 2p6 से निकालना है। भाई इसका तो ऑक्टेट पूरा है, ये तो मरे ना देगा। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर तो यही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट में 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, आउटर मोस्ट में 3 है ना। अच्छा, आउटर मोस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर सेकंड शेल जो थी वो आउटर मोस्ट थी, दोनों में 2 है ना। तो अगर मैं पूछूंगी कि इस एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कितने? 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन। समझ गए क्या? अगर यहाँ पर पूछूंगी कि आउटर मोस्ट में कितने हैं, तो एक ही है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया? 2 के बाद 3 आता ना नंबर, तो ये आउटर मोस्ट 3 हुआ। 3s में एक इलेक्ट्रॉन था, तो आउटर मोस्ट में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर पूछूंगी बताओ कितने, तो देखो 1 एक शेल, दूसरी शेल ये, तीसरी शेल ये, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। तो आउटर मोस्ट में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? आउटर मोस्ट सेकेंड वाली है, मतलब 2 + 1 3। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दो बुक में। क्लियर है? या तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछेगा, या फिर ऐसे पूछेगा, या फिर एनर्जी की वैल्यू भी दे देगा। कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहाँ पर क्या होगा? एनर्जी की वैल्यू दे देगा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ये, दूसरे की ये, तीसरे की ये। ठीक है, आगे आएगा तब बताएंगे, अभी छोड़ो। क्लियर? चलो नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा था? 26 23 हो गया क्या सबका? क्लियर? फिर नेक्स्ट, अच्छा ये तो रहा 25 दिया था ना, ये मैं जो जिसकी बात कर रही हूँ। देखना ये क्वेश्चन भी सिमिलर ऐसा ही है। अच्छा किस किस का हो गया ये 25? एक, बस एक का। देवांश नहीं हुआ? चलो क्या बोला है? अब देखो, जैसा मैं बोल रही थी दूसरा टाइप का, अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया वैसा ही है, सेम। क्या दिया हुआ है अपने को? 4 एलिमेंट दिए हुए, 1 2 3 4। एक मिनट मैं पढ़ लूँ एक बार। हाँ ठीक है, 1 2 3 और 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 दी हुई है। यार ऐसा करो तुम वैल्यू बोल दो, मेरा दिमाग घूम जाता है। हाँ बोलना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 3 7 2, इधर नीचे 5 2, बस। हाँ इधर 900, इधर 1660 80। चलो इधर 5। ठीक है, नेक्स्ट 7300। हाँ नेक्स्ट 1760 और नेक्स्ट 3380। अब देखो यूनिट क्या दी हुई? किलो जूल पर मोल। हाँ यूनिट है इनकी, एनर्जी है ना ये, तो एनर्जी की यूनिट दी हुई किलो जूल पर मोल। यूनिट से वैसे भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला है कि
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। अपने पास 4 एलिमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमें नहीं पता कौन से, हमें कुछ नहीं पता, बस एलिमेंट को ऐसा नंबर दे दिया, ठीक है। और ये बोला है कि एल्कली मेटल, हाँ, कि इनमें से एल्कली मेटल कौन सा है। क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है कि इन 4 में से एल्कली मेटल कौन सा है, ये अपना क्वेश्चन है। अब एल्कली मेटल कौन से, फर्स्ट ग्रुप वाले, सही बात है क्या, फर्स्ट ग्रुप वाले। फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल मान लो सोडियम, किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, बताओ कॉन्फ़िगरेशन। सही है क्या। अब सारे जो एल्कली मेटल, जो सारे एल्कली मेटल्स होंगे उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। अगर सोडियम है तो 3s1, और इसके बाद कौन आता है, पोटेशियम, तो 4s1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 3p6। इस टाइप में होगा क्या, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एल्कली मेटल जो होंगे वो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएंगे, क्या बनेंगे कि नहीं बनेंगे। यहाँ से अपने को क्या देखना है, एल्कली मेटल वो मेटल होगा जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले, उसके बाद क्या बनेगा, स्टेबल। अरे यार ये तो पता ही है ना, सोडियम सोडियम प्लस क्यों बनाता है, Na जो है वो Na प्लस क्यों बनाता है, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 1। अब आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको निकाल दिया तो अंदर वाली शेल जो है वो स्टेबल हो जाएगी। ये बात तो पता है ना अपने को, ठीक है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो स्टेबल बन जाएगा, बट दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना भारी काम है, सही है ना। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 3s1 से निकल गया, अब दूसरा मुझे यहाँ 2p6 से निकालना पड़ेगा। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, और अगर तुम 8 से छेड़खानी करोगे तो वो करने नहीं देगा, सही बात है क्या। तो मतलब यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी 1 तो कम होगी, और आयनाइजेशन एनर्जी 2 जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, समझ में आ गई। 1 कम है मतलब एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया, निकलेगा ही ना, एक इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकलेगा, एल्कली मेटल्स हैं तभी तो मेटल है। पहली बात तो मेटल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं, एक ही दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक देने के बाद स्टेबल बन रहा है, सही है। और सेकंड जो है वो अपने को ऑक्टेट से निकालना पड़ेगा, जो निकालने देगा नहीं निकालने देगा ना। अरे 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, स्टेबल से अनस्टेबल जाएगा क्या कोई, नहीं जाएगा ना। तो मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो किसका है, फर्स्ट और सेकंड का। मीन्स जिस एलिमेंट में फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वही हमारे क्या है, एल्कली मेटल्स, वही क्या है, एल्कली मेटल्स। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं भाई, यहाँ पे था 2372, ये 5251, हाँ ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। चलो देख लो, यहाँ है 520 और यहाँ है 7300। अरे भाई यहाँ तो डिजिट ही एक बढ़ गई पूरी, यहाँ तो 3 डिजिट में वैल्यू थी, यहाँ पे 4 में, तो हो गया ना ज़मीन आसमान का फ़र्क, हुआ कि नहीं हुआ। बाकी देख लो, ये 900 है, अब इधर भी 3 है, बट इतनी भी नहीं बड़ी है, 1700। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो कहाँ ज़्यादा बड़ी है, इधर, और इधर, इधर तो डबल हुई, ज़्यादा नहीं हुई। तो इसका मतलब एल्कली मेटल कौन है, आया क्या समझ में। एक बार वापस समझाते हैं। हम बात कर रहे हैं एल्कली मेटल्स की। एल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1, ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। कौन कौन होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हाइड्रोजन को नहीं गिनना है, हाइड्रोजन क्या है, अपने गणेश जी महाराज है, सबसे ऊपर बैठा रखा है बस, ठीक है। यार कुछ भी नया काम करते हैं हिंदू लोग तो क्या करते हैं, गणेश जी की पूजा करके फिर आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। चलो दूसरी बात कि अब इनका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। किसी को भी पकड़ लो, तुम्हारी मर्जी है, जिसको पकड़ लो, कोई सा भी एल्कली मेटल है ना, सब में आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अरे पीरियडिक टेबल बनी तो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है ना, तो सबका क्या होगा, सेम होगा, क्या सेम होगा। अब सेम होगा तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s1, सोडियम लिया क्योंकि सोडियम तो है ही हमारा फेवरेट, है ना, सोडियम तो फेवरेट है ना, हर बार जब भी हो कुछ भी हो सोडियम तो ले ही लेते हैं, ठीक है। चलो तो अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, मुझे पता है, अच्छा इसको अगर ना भी ले तो अगर मैं बात करूँ सोडियम एटॉमिक नंबर 11, अच्छा क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन 281, सही है क्या, 281, इससे समझते हैं, इसको छोड़ो, ठीक है। 281, अब 281 है तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो स्टेबिलिटी होती है, ये तो हम पढ़ चुके कि नहीं,
अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास आउटर मोस्ट में। अब अगर मुझे इसका ऑक्टेट पूरा करना है तो मुझे बताओ कि 7 इलेक्ट्रॉन ये लेना प्रेफर करेगा या एक देना? 7 लेना मतलब -7 चार्ज, और -7 चार्ज तो मतलब रेयरेस्ट है, ठीक है। -4 -5 तक भी फिर दिख जाता है, उसके बाद तो मतलब बहुत मुश्किल टास्क है। क्योंकि हमने कल ही देखा ना, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल याद है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव में थी, दूसरा लिया तो पॉजिटिव में हो गई। अब तुम सोचो 7 लेना मतलब भारी काम, तो 7 तो लेगा नहीं, ठीक है। अब 7 नहीं लेगा तो क्या करेगा बेचारा, बोलेगा कि बारे एक दे देते हैं, छोड़ो, ठीक है, दे दिया। अब एक दे दिया, अब एक देने के बाद ये स्टेबल हो गया, क्या हुआ कि नहीं हुआ? अब ये स्टेबल हो गया। अब तुम बोलो कि नहीं भाई तू एक और दे, देगा क्या? नहीं देगा, नहीं देगा ना। क्यों देगा? स्टेबल हो गया यार। मतलब एक इंसान उधार ले रहे हो दोस्त से पैसे, तुम पहले 10,000 रुपये ले चुके हो, अब तुम बोलो 10,000 और दे, देगा क्या? बहुत बहुत अच्छे दोस्त होंगे वही देंगे, बाकी नहीं देंगे, अपना नहीं है ये अच्छा, ठीक है। तो कुल मिला के नहीं देगा। अब नहीं देगा तो इसका मतलब आयनेशन एनर्जी 1, पहला तो इसने मन से दिया था ना कि चल ले ले, ठीक है, तो पहला तो दिया था मन से। अब दूसरा है तुम ज़बरदस्ती लेना चाह रहे हो, ज़बरदस्ती तो फिर मारपीट हो जाएगी, और क्या मारपीट होएगी, तो आयनेशन एनर्जी 2 जो है वो ज़्यादा आएगी बहुत, किससे? आयनेशन एनर्जी 1 से, ठीक है। तो बस देख लिया इधर वैल्यू, और क्या वैल्यू में अपने को ये देखना है कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, बस बस वही आंसर। समझ गए क्या? सबसे ज़्यादा डिफरेंस इधर ही आ रहा था ना, मुझे तो यही दिख रहा था। मैथमेटिक्स के हो ना स्टूडेंट्स, अरे बायो वालों को भी माइनस करना तो आता ही होगा। आता है ना, जहाँ डिफरेंस ज़्यादा है वहाँ पर वही आंसर है, मतलब क्लियर, डन। मेरे में ज़्यादा बोलने की श्रद्धा है भी नहीं अब, और चलो आगे बताओ। 26 दिया था। अरे यार कौन है ये लोग, कहाँ से हैं? तुम हो? चलो 27 हो गया क्या? नहीं हुआ? हाँ, point out the correct statement in a given period of the periodic table. The s block element has in general a higher value. अरे यार ये तो अपने कल पढ़ा है, देखो वो डायग्राम बनाया था, क्या है क्या अभी भी? अरे इधर यार नहीं है। चलो देखो वापस से एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या क्या बढ़ता है, फटाफट बोलेंगे। और एटॉमिक रेडियस या साइज कम होती है, सही बात है क्या? अब तो हो गया याद सबको। चलो टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साइज, ठीक है क्या? अब एल्कली मेटल जो है यहाँ पर होंगे इस जगह, मुझे बताओ एल्कली मेटल का क्या सबसे ज़्यादा होगा? सबसे बड़ी तो साइज होगी, क्योंकि साइज इधर से इधर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा और क्या ज़्यादा होगा? बाकी सारे इधर इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज इधर कम होगा। अच्छा और टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? तो भी साइज ही इंक्रीज होगी, बाकी सब तो डिक्रीज हो रहे हैं ना। पूछा क्या है? इन अ गिवन पीरियड, ऐसे पीरियड की बात की है, ग्रुप की नहीं है, ठीक है। पीरियड की बात की है, द एस ब्लॉक एलिमेंट हैज़ हायर वैल्यू ऑफ, जब पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे थे तो एल्कली मेटल की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? साइज की है ना, बाकी सब तो डिक्रीज हो रहे थे, नहीं सॉरी, बाकी सब तो इंक्रीज हो रहे थे, है ना, बाकी सब इंक्रीज हो रहे हैं ना। आगे था समझ में। चलो नेक्स्ट 28 हो गया क्या? कितना आसान था। फिर 29 दिया ही नहीं था, नहीं दिया, अरे कहाँ से, अभी तो पढ़ाया ही नहीं। अरे नहीं पढ़ाया ही नहीं, नहीं दिया मुझे पता है। हाँ और 30 दिया था क्या? 30 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप इन अ पीरियडिक टेबल, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे। अच्छा ऊपर से नीचे में क्या चेंज नहीं होता है? तो देखो
एटॉमिक साइज होती है कि नहीं होती, बढ़ती है ना। चलो डेंसिटी, अब अच्छा ऊपर से जब नीचे हम मूव कर रहे हैं, सिंपल बात बताओ, तो लिथियम और सोडियम की बात है, ये अपना फेवरेट है, बार बार यही आएगा, ठीक है। अच्छा लिथियम नहीं है तो भी है, ठीक है। लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, सॉरी मास नंबर 7, एटॉमिक नंबर 3, और इसका सही बात है क्या। अब टॉप टू बॉटम मूव किए तो इसका तो मास था 7, इसका कितना है 23। अच्छा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ज़रा बताना तो डेंसिटी जो है वो क्या मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, है कि नहीं। अगर डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी तो बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी क्या, बढ़ेगी ना, सीधी सी बात है। अगर मास बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ी, लिथियम से सोडियम आए तो मास बढ़ा ना, तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। क्लियर क्लियर। चलो मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटेलिक कैरेक्टर मतलब, अच्छा मेटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे दे, कोई भी बोले मेटल, मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन दे दे बस, ठीक है। अच्छा मुझे ये बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन इजीली देगा, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होएगी, क्या ये बात सच है। इलेक्ट्रॉन निकालना किधर से आसान है, जहाँ मेहनत कम करनी पड़ेगी, मेहनत कम करना मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम। अब मुझे बताओ टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्या, क्या होती है, तो कम होती है। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा क्या, देगा कि नहीं, देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से दिया मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़े कि नहीं, बढ़ा कि नहीं। अच्छा अब ये भी बोला, फिर से शुरू से। पहली बात, मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, पहली बात जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे उनको मेटल बोलते हैं। अब जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना अच्छा मेटल होगा क्या, क्या इसमें कुछ गलत है, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा इसका मतलब वो अच्छा मेटल होगा, ठीक है। अब अच्छा कृष्णा जाग रहा हूँ, तुम्हें क्या पता कि मैं तो यही बोल रही हूँ कि तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो। अब देखो आज इसको अकेले बिठाया ना तो ये अब ये सो रहा है। क्या पूछने वाले थे, पूछना जरा। नहीं हाँ हाँ चलो स्टैंड अप। हाँ बताओ क्या पूछने वाले थे, मैं जानना चाहूंगी तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। हाँ हाँ देखा। देखा अब तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कि अब इसको पकड़ लिया तो अब कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, तो कुछ ना कुछ क्या बोलूं। देखा क्वेश्चन नंबर 28 होमवर्क करना था, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर है तो बी क्यों नहीं हुआ, सी क्यों नहीं हुआ, डी क्यों नहीं हुआ, कैसे होगा। जब हमने ये बात करी थी कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमेशा बढ़ेगी, तो 3 सबसे ज़्यादा होगी, 2 सबसे ज़्यादा, 2 कम होगी, फिर 1 होगी। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, 1 सबसे ज़्यादा, फिर 2, फिर 3। बैठ जाओ तुम तो बैठ ही जाओ। रहने दो, हमारे पास टाइम नहीं है इतना। हाँ तो हाँ मेटेलिक कैरेक्टर, तो हम ये बात कर रहे थे कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना अच्छा मेटल होगा, ठीक है। अब हम ये बात करेंगे जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इजीली देगा इसका मतलब अच्छा मेटल होगा, और अच्छा मेटल होगा तो मीन्स टॉप टू बॉटम, तभी सीजियम जो है वो एक बहुत अच्छा मेटल है, ठीक है। तो सीजियम जो है वो अच्छा मेटल है, मीन्स टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो बस यार अब तो हो ही गया ना आंसर। अनचेंज क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर से वही सोडियम की इनकी बात कर लेते चलो। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 मीन्स 2 और 1, ठीक है। सोडियम मतलब लास्ट शेल यहाँ पे सेम है क्या, तो चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो मतलब आंसर तो यही है।
क्लियर? चलो फाइनली हम पढ़ेंगे अब, है ना? तो चलो, क्या पढ़ा था लास्ट, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, अब तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खत्म नहीं हुई। हाँ तो नहीं हुई ना खत्म, बाकी है ना। चलो सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पीरियड एलिमेंट कौन कौन है, जल्दी बताएंगे। लिथियम, मुझे इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बता दो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा, सबसे ज्यादा इच्छा किसकी है? कौन बोला ये? फिर बोलोगे कि मैम नियोन की कैसे ज्यादा होगी? नियोन एक इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहेगी। हाँ, लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं, अच्छा सुनो, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो क्या क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होता है? बढ़ती है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती है। ठीक है, तो अब इधर से इधर मूव करेंगे तो होना तो ये चाहिए कि सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? नियोन की। बट हमें ये भी तो पता है ना कि नियोन तो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है तो ये तो सबसे पीछे आ गई पीछे। सबसे ज़्यादा कौन? फ्लोरीन। अच्छा फ्लोरीन का नंबर क्या होता है? 9। अच्छा कैसे करेंगे? 2 और, अब देखो इसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बस, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो लपक के लेगा, लेगा कि नहीं? है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेती तो ऑक्टेट बना रहा है, ऑक्टेट बना रहा है मतलब सबसे खतरनाक इच्छा तो इसकी है कि इसको इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, है ना? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी? फ्लोरीन की। समझ में आ गई क्या बात? क्यों? फिर किसकी आएगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोलेगा यार 2 ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ही चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को, इसको तो क्या है? 2 और 6। अब नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन होगी क्या? होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होएगी? हाफ फिल्ड। अपने को पता है नाइट्रोजन में 2p3 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। और हमने एक फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ा था क्या कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड तो स्टेबल होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेंगे, नहीं लेना चाहेंगे तो पीछे आ गया। ठीक है, फिर कार्बन, कार्बन के बाद बेरिलियम की बोरोन। अरे बोरोन ना, बोरोन, बोरोन ने क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा। ठीक है, फिर अच्छा अब मैं यहाँ पर, एक है बेरिलियम एक है नाइट्रोजन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो 1s2, और नाइट्रोजन का 1s2 2s2। अच्छा पीछे दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है शुभम? चलो तो अब देखो ये तो अपना हाफ फील्ड है और ये एस में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, और हमने ये बात करी थी कि ये जो है वो थोड़ा स्टेबल होता है एक तो, है ना? तो अब मुझे बताओ इन दोनों में इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन लेना चाहेगा? अच्छा हाँ, हाँ तो मुझे ये बताओ कि बेरिलियम और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी? तुम्हारे पास जस्ट 30 सेकेंड है, फटाफट सोचो। जो बोलेगा उसका आंसर भी, रीज़न भी बताना पड़ेगा। बेरिलियम और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है? जल्दी बताओ। नाइट्रोजन की। क्यों? हम तो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ तो किसकी ज़्यादा होगी? बेरिलियम की। अच्छा देखो सिंपल, इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? बढ़ रही है क्या? खत्म। ठीक है, देखो ये था हाफ फील्ड, ये एस जो था वो फुल फील्ड था। दोनों इलेक्ट्रॉन लेना तो नहीं चाह रहे, बट अब ज़बरदस्ती डाल रहे हैं, तो फिर
अपन इधर से इधर मूव करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, तो इन दोनों को समझ में आ गया क्या? सिंपल। पहली चीज़ ध्यान क्या रखना है, लेफ़्ट टू राइट जब मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। सबसे लास्ट में है नियॉन। अपने को पता है नियॉन तो नोबल गैस है, तो लेगी नहीं, तो सबसे फर्स्ट में उसको लिख दिया, ठीक है। फिर दो जो हैं वो अपने स्पेशल है। स्पेशल कौन है? ये स्पेशल हमारे आयनाइजेशन एनर्जी में भी थे कि नहीं, ठीक है। तो इन दोनों को अपने को विशेष ट्रीटमेंट देना है। इन दोनों का विशेष ट्रीटमेंट ये है कि इनको भी नियॉन के पास लिखना है, बाकी सबको एज इट इज। लिथियम छूट गया क्या? ठीक है क्या? बोरॉन, बोरॉन के बाद लिथियम, ये तो नॉर्मल थे। फिर इन दोनों में नाइट्रोजन, क्योंकि इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, तो नाइट्रोजन और बेरिलियम। ये ऑर्डर फटाफट लिखो। हाँ, हाँ, हमेशा नोबल गैस की तो हमेशा सबसे कम होगी। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो होती है, मतलब कोई इच्छा नहीं है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की, पहले से स्टेबल है, तो स्टेबल से अनस्टेबल मूव नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछे नोबल गैस की, सुन लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछे नोबल गैस की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब लेने की इच्छा बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। और पूछे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो वो है पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू मतलब एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा, हम ज़बरदस्ती दे रहे हैं, तो हमें ही मेहनत करके उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। समझ में आई क्या? ये बहुत पते वाली बात है कि नॉर्मल जो प्रोसेस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू होती है, क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। पर अगर मुझे इनर्ट गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वो प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक। क्लियर? लिख लिया ये? सेकंड पीरियड सिमिलरली किसका होगा? थर्ड पीरियड का। सिमिलरली किसका होगा? थर्ड पीरियड का। तो इसके नीचे बस लिख लो, नियॉन के नीचे कौन आता है? आर्गन, तो ये आर्गन। बेरिलियम के नीचे कौन आता है? मैग्नीशियम। क्या सही है क्या बेटा? मांगे। फिर नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, फिर लिथियम के नीचे सोडियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। तो ये किसका हो गया? थर्ड पीरियड का। सेम सेकंड पीरियड वाला ही है, बिल्कुल डिट्टो, कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम। फटाफट लिखो। याद दिलाना, होमवर्क देना है, ठीक है? कल संडे ना। टेस्ट की तैयारी बढ़िया चल रही तुम्हारी? चल भी रही है? पढ़ रहे हो ना सब? इस बार मैंने पेपर इजी बनाया, फिर भी नंबर नहीं आया तो क्या पता। नहीं, सच में इजी बनाया इस बार, तो बहुत इजी पेपर है, लिटरली बहुत इजी है। मेरे को शर्म आ रही है देने में, ठीक है? इतना इजी है। कैंसिल? कैंसिल? पेपर कैंसिल नहीं होते? हो गया। चलो नेक्स्ट, जो हम एक बहुत बहुत सबसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम बात करेंगे, अरे यार, थर्ड पीरियड एलिमेंट और सेकंड पीरियड एलिमेंट की। अच्छा मुझे ये बताओ कि सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी थी? फ्लोरीन की थी। किसकी थी? फ्लोरीन की। और थर्ड पीरियड में किसकी थी? क्लोरीन की। सेकंड पीरियड में सबसे ज़्यादा थी फ्लोरीन की, और थर्ड पीरियड में सबसे ज़्यादा थी क्लोरीन की। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में जो है
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो किसकी ज़्यादा है? फ्लोरीन की ज़्यादा है, पक्का? क्लोरीन, क्लोरीन कौन बोल रहा है? हाँ, क्यों? तो अच्छा, डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या होती है? डिक्रीज होती है ना, बताओ, डिक्रीज होती है ना। फ्लोरीन के नीचे तो आता है क्लोरीन, तो फिर तो डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो उस कॉन्सेप्ट में मत जाओ। अच्छा देखो, सीधी सी बात है, होना क्या चाहिए, जनरल बात करें तो हमने बोला कि डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, तो इस हिसाब से फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, तभी तो अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं होता? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन की ही ज़्यादा है। किसकी? क्लोरीन की। इसका रीज़न ये है कि अच्छा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, फटाफट बताएंगे, कैसे लिखेंगे? 8 10, अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है। और इसमें 9, तो 2 और 7, ये तो आता है सबको। तुम दोनों, तनु, चलो, तो ये अपनी कौन सी सेल है? सेकंड शेल। और ये अपनी कौन सी शेल है? थर्ड शेल। ठीक है, अब रीज़न ध्यान से सुनना, बहुत बार मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है वो यही है। ठीक है, क्या पूछा है कि अपने को पता है क्लोरीन की ज़्यादा है फ्लोरीन की, या तो ऑर्डर पूछेगा। ठीक है, एक पहली चीज़। दूसरी चीज़, रीज़न पूछ सकता है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड हो रहा है किसमें? थर्ड शेल। अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहाँ पर आएगा? आउटर मोस्ट शेल में आएगा। आउटर मोस्ट शेल मतलब यहाँ पे कौन सी है? थर्ड शेल। क्लियर? थर्ड ही है ना। चलो, इधर कौन सी है? सेकंड है। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड और ये थर्ड, ठीक है क्या? थर्ड में है हमारे पास, मैं सिर्फ इसके बना रही हूँ, 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7। इधर फर्स्ट और सेकंड, इसमें है 7। सही बात है क्या? तो न्यूक्लियस के पास में कौन सी सेल है? फ्लोरीन क्या? सेकंड शेल है। कौन सी? सेकंड शेल जो है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, न्यूक्लियस के पास में सेकंड शेल है क्या? तो अगर सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो उसको न्यूक्लियस का ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा क्या? मतलब ज़्यादा अटेंशन मिलेगी क्या? ज़्यादा अटेंशन मिली तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आना तो चाहेगा, है ना। बट ये जो इलेक्ट्रॉन नहीं जलते हैं, जेलसी जेलसी जलने वाले। ठीक है, वो क्या करेंगे? बाहर वाला ये इलेक्ट्रॉन आएगा ना, उसको धक्का देंगे, आने नहीं देंगे। अरे यार, इनको इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी ना, बढ़ेगी कि नहीं? पहले 7 को मिल रही थी, अब 8 को देनी पड़ेगी, तो गड़बड़ हो गई, है ना। यहाँ पर क्या है? थर्ड शेल है। थर्ड शेल है, न्यूक्लियस से क्या है? थोड़ा दूर है। अब न्यूक्लियस से दूर है तो इनको तो वैसे ही कम मिल रही थी, ना। तो अगर एक आ भी गया तो ज़्यादा बंटवारा होगा नहीं ज़्यादा बंटवारा होगा नहीं, तो ठीक ठाक काम चल जाएगा, सिंपल। अब केमिस्ट्री की भाषा में सुनो, हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो सेकंड शेल में ऐड हो रहा था। किसमें? सेकंड शेल में। और सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड शेल होता है छोटा सा, ठीक है, कंपेयर करें थर्ड से, तो थर्ड शेल तो बड़ा है ना। थर्ड शेल अगर बड़ा है तो थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर है, आराम से रह रहे हैं। ठीक है, सेकंड शेल में क्या? पास पास इलेक्ट्रॉन है, छोटा शेल है। अब अगर इसमें अपन 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपल्शन। रीज़न क्या है? सेकंड शेल छोटा है, छोटा होने की वजह से ऑलरेडी वहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा रिपेल करेंगे आने वाले इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या? थर्ड शेल देखो, दूर दूर आराम से जगह मिल रही है इनको, इधर जगह ही कम मिल रही थी, देख रहे हो ना, डायग्राम में भी तो दिख रहा है कि नहीं? तो अब इनको क्या हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पर छोटे वाले शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक कमरे में इधर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, इधर थोड़ी जगह है, इधर जगह नहीं है। जगह नहीं है तो ये क्यों आने देंगे? नहीं आने देंगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन की। समझ में आ गया क्या? फिर से एक बार बोलती हूँ, सेकेंड शेल छोटा शेल है,
छोटा शेल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर है, इधर भी 7 थे इधर भी 7 थे, बट क्योंकि यहाँ पर सेकंड शेल में है और उधर थर्ड शेल में है, थर्ड शेल क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है तो उनके पास जगह है एक इलेक्ट्रॉन को और रखने की, जबकि इधर नहीं है तो ये लेना ही नहीं चाहेंगे, और अगर ये लेना नहीं चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। स्टेटमेंट समझ में आ गया? यहाँ पे हमने फ्लोरीन क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया, चाहे ऑक्सीजन सल्फर का ले लो, चाहे नाइट्रोजन फॉस्फोरस का ले लो। ऑक्सीजन और सल्फर को कंपेयर करेंगे तो किसकी ज़्यादा, सल्फर की, क्योंकि थर्ड पीरियड में कौन है, सल्फर। अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कंपेयर करेंगे तो किसकी ज़्यादा, फॉस्फोरस की, क्योंकि थर्ड पीरियड में कौन है, फॉस्फोरस। तो जनरली थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। क्या यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया? लिखो फटाफट। इन अ ग्रुप electron affinity of third period elements is greater than third period element is greater than electron affinity of third period element is greater than electron affinity of second period element of their respective group अगर एक ग्रुप में बात कर रहे हैं तो एक ग्रुप में थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है किससे, सेकंड से, ठीक है, रेस्पेक्टिव ग्रुप, ठीक है। एग्जाम्पल हम इसी का ले रहे हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसका क्या है, 1s2 2s2 2p5। इसका होएगा, ऐसा करो, रुको, 1s2 को हम लिख रहे हैं हीलियम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नियोन। नियोन मतलब 10, कितने बचे, 7 मतलब किस में जाएंगे, ये लिखो, ये लिख लो और ये बना दो बस। लिख लिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बस फ्लोरीन और क्लोरीन का। इससे हमें ये पता चल रहा है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेकंड शेल में आ रहा है और यहाँ पर किस में आ रहा है, थर्ड शेल में। लैंग्वेज में लिखा रही हूँ, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, electron density around the nucleus increases full stop. The incoming electron suffers more repulsion. The incoming electron suffers more repulsion, full stop. In case of chlorine, electron density decreases due to large size. Electron density decreases due to large size. तो ओवरऑल ऑर्डर जो है, अगर मैं 17th ग्रुप का लिखूं तो वो क्या है, 17th ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हो गई, क्लोरीन की। डाउन द ग्रुप क्या होती है, कम होती है,
डाउन द ग्रुप क्या होती है, कम होती है ना। सबसे ज़्यादा होनी फ्लोरीन की चाहिए थी, बट किसकी है, क्लोरीन की। क्लोरीन के बाद में अब तो फ्लोरीन आएगा ना, फिर कौन आएगा, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। सही है, सिंपल होना क्या चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, सेकंड शेल छोटा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से। अगर रिपल्शन ज़्यादा होगा, प्रांजल नींद आ जाएगी, आ गई है क्या नहीं। चलो, फ्लोरीन की अपने को पता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज़्यादा है। और अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो ऑर्डर ये वाला हो जाएगा। समझ गए क्या, बस बाकी तो वही है ना, तो ये नहीं है, ये वाला है, लिख लिया, ठीक है। अच्छा, एक 16 ग्रुप का और लिखेंगे, एक 16 ग्रुप का ऑर्डर और लिखेंगे। अच्छा, 16 ग्रुप मतलब ऑक्सीजन फैमिली, एक्सेप्शन है ऐसा करो, पोलोनियम को भी लिख दो। ये याद रखना है कि 16th ग्रुप में ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है, और ये एक्सेप्शन है, तो इस पे स्टार बना लें और ध्यान रखें, ठीक है। देखो, अपने को ये तो पता है कि सल्फर की तो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, बट सबकी ज़्यादा है, इसका अपने पास अभी के लिए नहीं समझा रहे, बाद में जब दूसरे चैप्टर में बात करेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस अपने को एक्सेप्शन याद रखना है, क्या कि ऑक्सीजन की जो है वो सबसे कम है उसके ग्रुप में, ठीक है। याद अभी याद ही करना है, और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, नोट डाल के लिख लें, नोट डाल के लिखें, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ionization energy of neutral atom is equal to electron affinity of its cation, क्या बोला है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इट्स कैटायन, ठीक है। क्या क्या मतलब, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, मान लो M, ठीक है, ये कोई एटम है, ठीक है। अगर मुझे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी मतलब, बोलो, इलेक्ट्रॉन, हाँ, अरे हाँ हाँ ठीक है, वो बोलने की जरूरत नहीं, मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा, M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये प्रोसेस क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है, क्या सही बात है, क्या न्यूट्रल एटम था उससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन गया, कैटायन, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि इस कैटायन में हम इलेक्ट्रॉन वापस ऐड कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, बस यही तो लिखा है, वापस पढ़ना ज़रा, क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इट्स कैटायन। ये रहा कैटायन, कैटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या बन जाएगा, सही है क्या। अभी जो एग्जाम्पल किया था वो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, वो इसी का था, क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए था, क्या क्या था, हाँ मतलब अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। देखो फिर से समझा देती हूँ,
मान लो दो एटम है, एक है X एक है Y, ये एक बॉन्ड बना रहे हैं, कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बना रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, उससे पहले A और A, दो एटम है, A और A मतलब सेम एटम है, ठीक है, सेम एटम है, बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? बिल्कुल बीच में, ठीक है, अगर सेम एटम है तो। पर अगर सेम एटम नहीं है तो एक जो होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी साइड रखेगा। मान लो Y जो है वो क्या है? ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और अगर Y डोमिनेटिंग ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? Y की। किसकी? Y की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होता क्या है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनको अपने पास रखने की शक्ति, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिखो फटाफट डेफिनेशन। द टेंडेंसी ऑफ ए covalently bonded atom to attract shared pair of covalently bonded atom to attract shared pair of electron towards itself is called electronegativity. Is called electronegativity. ठीक है क्या? देखना, जैसे हमने बोला कि X और Y है, ठीक है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड था। अब इसको अगर मुझे ब्रेक करना है, क्या करना है? बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है, तो बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो यहाँ पर कैसे ब्रेक होगा? X प्लस प्लस Y माइनस। समझ गए क्या? क्या हुआ? क्योंकि Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी तो इसने इलेक्ट्रॉन X का भी ले लिया। अगर इसने X का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर क्या आएगा? माइनस, और X ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? लिखो फटाफट सेकंड पॉइंट। A polar covalent bond of X and Y, XY of XY may be, X bond Y है ना, XY may be broken as ये लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाँ ये वाला ऑफ Y इज मोर देन X। ब्रैकेट में लिख देना ये इक्वेशन, रिएक्शन लिख के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y इज मोर देन X। अपन ने माना है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y इज मोर देन X। क्लियर? नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सब हेडिंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लिया? इसमें लिखे इन अ ग्रुप from moving top to bottom, number of shells increases from moving top to bottom, number of shells increases, size increases, कॉमा लगा गया ना, size increases, hence electronegativity decreases, जो अपना आयनाइजेशन एनर्जी वाला ऑर्डर था, जो अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला ऑर्डर था, वही ऑर्डर सेम है, ठीक है।
जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते थे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती थी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम ही होती है और पीरियड में बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। तो लिखेंगे फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट in a period, from moving left to right in a period, Z effective increases, Z effective increases, hence electronegativity increases, hence electronegativity increases। लिख लिया। अच्छा देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखना इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कौन कर सकता है, न्यूक्लियस ही कर सकता है ना, सही बात है ना। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ करेगा नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लग गया तो फिर रिपल्सन का क्या है ना, तो कौन करेगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस करेगा। मतलब जितना पावरफुल न्यूक्लियस होगा उसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और पावरफुल न्यूक्लियस मतलब जेड इफेक्टिव जिसका ज़्यादा। क्लियर, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं वैल्यूज़। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन के नीचे कौन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, 1 से शुरू करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी है, लिथियम की 1.0, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की 2.0, कार्बन की, नाइट्रोजन की 3.0, इसकी 3.5 और इसकी याद हो जाएगी। ठीक है, इधर एक एक माइनस करते जाओ, 4 में से 3, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 2.1 है और यहाँ पर है 1.8। यह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, कैलकुलेटेड है। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूरी पीरियडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन है, फ्लोरीन। ऑर्डर है फोन, फोन याद रखना, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस क्वांटिटी है, एक वैल्यू निकाली हुई है सिर्फ, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है शीट में एक, है ना, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं है। बाकी हमने जो बात की साइज़ की, तो साइज़ साइज़ मतलब रेडियस जो है हम वो किस में निकालेंगे, पिकोमीटर में, फर्मीमीटर में, मीटर की जो होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या, नहीं वो तो मैंने याद करने का तरीका बताया, वैसे कोई वो नहीं है। एक एक माइनस करते जाओ, इसमें नहीं अप्लाई हो रहा, बाकी तो होगा ना, है ना। और आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसका वो क्या होती है, एनर्जी होती है। तो एनर्जी है तो जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल में होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कोई यूनिट नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब टेंडेंसी है, टेंडेंसी की कोई यूनिट नहीं है। पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, फिर से एनर्जी है, तो एनर्जी की जो यूनिट होगी वही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, सिर्फ ये वैल्यू है। ये वैल्यू याद नहीं होगी तो भी चल जाएगा, पता होना चाहिए कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन कम है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। क्लियर, आज के लिए बस इतना ही।